अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक छोटी सी नसीहत से। अच्छा, और वो नसीहत है नज़रों के हवाले से। इंसान को नीचे रखा करो, नज़रें झुका कर चलना चाहिए। यही किया जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम जब नज़रें उठाते हैं तो क्या फीलिंग होती है? तकब्बुर वाली। मेरा ख्याल है, मतलब ये कह सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन नजरें उठाने से एक चीज ये भी होती है कि आप इतनी ज्यादा चीजें देख रहे होते हैं, जितना ख्वाहिशात के हवाले से मैं इस चीज को ज्यादा मतलब समझती हूँ कि अगर आप अपनी तरफ देखें, अपने आसपास देखें, करीब करीब देखें, या आपसे नीचे आपको जो नजर आ रहे हो उनको देखें, तो आप थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे जिंदगी में। अगर अपने से ऊपर देखेंगे और हर वक्त यही उसमें आपके दिल में हिरस पैदा होती रहेगी कि भाई देखो इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, कब आएगी, बस फिर ये आप उस दौर में लग जाएंगे। तो नजरें झुका कर चलने का क्या फायदा होगा? ठोकर नहीं लगेगी। गुड, वेरी गुड पॉइंट। और खड्डे में नहीं गिरेंगे। अगर कोई गटर वटर आया जिसका ढक्कन ना पड़ा हुआ तो उसके अंदर नहीं मसला है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे तो बहुत बड़े मसाइल हैं। और बस मेरा ख्याल है इतनी तो मैंने आपको फलसफियाना भी एक्सप्लेनेशन दे दी, मैंने वो प्रैक्टिकल एक वो भी दे दी। फलसफियाना नहीं, मुझे आमियाना गुफ्तगू चाहिए। आमियाना गुफ्तगू। नजरें झुका के चला करो, किसी के गिरे हुए पैसे मिल सकते हैं भाई। सबसे फायदेमंद बात ये है, ठीक है ना, ये है चीज। लेकिन गिरे हुए पैसे तो कोई फलसफा नहीं चाहिए मुझे, कोई इसमें जो है वो कहानियां नहीं चाहिए भाई। गिरे हुए पैसे मिल गए, ठीक है। अब वो उठा के देने किसको है भाई? उठा के आप अल्लाह की जमीन से मिला है। हाँ, बस तो अल्लाह का दिया और लोगों से लिया। सब कुछ है हमारे पास, अल्लाह का दिया और लोगों से लिया, तो ले लें, दे दें, सही है, ठीक है। चैरिटी कर दें, आधी रख लें, कुछ खा लें, आइसक्रीम लेके, एंजॉय करें भाई, एंजॉय करें। तो नजरें झुकाकर चलने का फायदा ये हो सकता है। बहरहाल कोई ऐसा फलसफा नहीं है भाई हमारे पास आज की जो है ना, वो कोई ऐसी हमने आपको जो है वो पट्टियां नहीं पढ़ानी की जिंदगी में। भाई मैंने तो फलसफा भी दिया और प्रैक्टिकल बात भी की। अब इन्होंने अलग ये धुन में लगे हुए थे, तो वो तो अब मैंने नहीं समझ पाई मैं उनको। चलिए 60 सेकंड न्यूज देखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। नैब कानून के ज़रिए सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। इंतखाबात की तारीख देने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की है, वज़ारत कानून का सदर मुमलिकत को जवाब। हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर तक मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी। एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़, नेपाल को पहले मैच में 238 रन से शिकस्त दे दी। भारत 2 सितंबर को सूरज की जानब आदित्य मिशन रवाना करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अगले माह पाकिस्तान आने का इम्कान, पाकिस्तान में चंद घंटे क़याम के बाद भारत जाएंगे। रूस के 5 वस्ती खित्तों और हवाई अड्डों पर ड्रोन्स की यलगार, 4 तैयारों को नुकसान। अफ्रीकी मुल्क गबोन में फ़ौजी बगावत, सदर नज़रबंद मुल्की सरहदों को बंद कर दिया। समुद्री तूफ़ान आइडेलिया अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद एक और ज़िंदगी का पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मामला, उस मामले पर गुफ्तगू करते हैं कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था शिफा यूसुफजई वहाँ खड़ी हुई थी, तो उनके बाल बंद थे। अब खोल कैसे, ये क्यों खोल दिया आपने? पूरी कौम इस पर लम्हा फिक्रिया में आ गई है। दरअसल क्या हुआ ये कि हम हो गए इनडिसाइसिव, ठीक है। हम हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो है, हमें जरा समझ में नहीं आया कि भाई हम बाल बंद रखें या बाल खोल दें। तो फिर पहले मैंने नाजरीन कैचर लगाया हुआ था। ये कैचर खवातीन की जिंदगी का एक इंतहाई अहम जुज़्व है भाई, और इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। इस कैचर को आप हर वक्त, अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है, खवातीन के पास अक्सर कभी कभार बैग नहीं भी होता, तो आप इसको अपनी कमीज के दामन से हल्का सा ऐसे करके चिपका दें। तो जब आपको फीलिंग होगी गर्मी हो रही है, हब्स हो रही है, फौरन निकाला और फौरन लगाया जी। तो ये आपकी जिंदगी का जो है ना, तो ये मैंने भी लगाया हुआ था। फिर मुझे ख्याल आया कि खोले भी जा सकते हैं, कोई इतने बुरे भी नहीं लग रहे, बाल हैं भी ठीक हैं, तो फिर मैंने कहा चलो खोल लेते हैं। फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट से राय ली, उन्होंने कहा कि खोल देते हैं। भाई वो भी तैयार बैठी थी बिल्कुल। दुनिया 60 सेकंड न्यूज़ देख रही है, क्या हो रहा है दुनिया में। वो गबून में जो है वो उन्होंने सरहदें बंद कर दी हैं, उधर जो है वो लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, इलेक्शन के मामला चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं नहीं यार, बाल बांधे जाएं या खोले जाएं, क्या हो। आप मुझे बताएं गबून के मामला का मेरे बालों से क्या ताल्लुक, मुझे बताएं ना। ही इलेक्शन मेरी जुल्फों के आसरे पर रुके हुए हैं कि शिफा यूसुफजई की जुल्फें हवा में उड़ेंगी, तो फिर हम इलेक्शन की डेट देंगे। नाजरीन, ये चीजें तो चलती रहती है, लेकिन ये है कि हम दरअसल हो जाते हैं कभी कभी, पता है आपको, बिल्कुल पता नहीं चलता कि भाई आप बाल खोलें बंद करें। सबसे आसान तरीका तो ये होता है, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, लोग मुझे कहते भी हैं आप पोनी अक्सर बनाती हैं।
तो पोनी इज माय फेवरेट थिंग। ना छेड़ा छाड़ी होती है, ना बाल आगे आ रहे हैं। सबसे आसान हल ये नहीं है, सबसे आसान हल ये है सिंपल, जिंदगी का आसान हल। वो तो मर्दों के लिए है ना, टेंशन नहीं है। नहीं, खवातीन में भी होना चाहिए, इक्वालिटी का दौर है आजकल। अच्छा, वैसे आपको वैसे पता है कि कुछ खवातीन ने, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा हेयर स्टाइल भी रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, और कुछ बाकायदा बहुत छोटा छोटा भी कर देती हैं, तो वो भी है। आजकल हर किस्म का ट्रेंड चल रहा है भाई। तो बिल्कुल ये इक्वालिटी का दौर है। मैं कैसे लगूंगी? ये तो लगेगा दो वैस बैठे। किसी फोटोशॉप में नहीं, दाढ़ी बढ़वा, लेकिन किसी फोटोशॉप ऐप में चेक करें, दाढ़ी का फर्क है। लेकिन फिर चेक करें, चलें कुछ बनाएंगे इस तरह की चीज। बहरहाल खबरों की तरफ आए, फालतू इधर उधर की बातें ना करें। लोग कहेंगे ये क्या सुबह सुबह बोलती थी, आज इन्होंने पता नहीं कुछ नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं सीखा, और आज बस सिर्फ ये इधर उधर की गप्पे मार रहे हैं। कोई जिंदगी में अवैस जाया करने के भी होते हैं। हाँ, ये भी है। कोई एक आधा दिन नाज़रीन आप भी जाया कर लें, मतलब प्रोग्राम के सामने टीवी लगा के बैठें और देखें, और बगैर कुछ समझे सुने बस देखें सिर्फ। हाँ, ज्यादा सीखने की कोशिश ना किया करें हर वक्त, सिर्फ एंजॉय करें। हाँ, और क्या। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, उससे मैं आगाज़ करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम का। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है ना, बड़ा शहर, NYC। जी बिल्कुल, NYC। तो अब NYC में एक काम हुआ है, और वो काम ये हुआ है कि न्यूयॉर्क सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये ऐलान किया है कि जुमे के दिन 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक वो जो कॉल टू प्रेयर है, जिसे हम आज़ान कहते हैं, वो आज़ान जो है वो दी जा सकती है लाउड स्पीकर पर एम्पलीफाई करके जो है वो दी जा सकती है। और रमज़ान में भी जो मगरिब के वक्त जो इफ्तार के लिए जो आज़ान दी जाती है मगरिब की नमाज की, वो भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकती है। तो बहरहाल वो वहाँ पर जो है वो अब ये सिलसिला होगा, जुम्मे के दिन आज़ान की आवाज़ गूंजेगी। अच्छा, अब देखिए ये एक बड़ी अजीब सी एक फिनोमिना है। एक तरफ आज़ान, इजाज़त दीजिए आज़ान, और दूसरी तरफ बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक है जहाँ पर कुरान को जलाया जा रहा है। हाँ। तो ये एक सिर्फ समझदार समझने वाले टॉप पर होने बंदे की ज़रूरत होती है। समझदार बंदा टॉप पे कैसे जाएगा? वो तो एंकर है। कई जगहों पर मसला, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, काबीना में बिठाना था, जो लोग वोटिंग के जरिए आते हैं ना, ज्यादातर उसमें क्या होता है, पॉपुलर वोट, इसी के लिए कहते हैं ना कि लोग पॉपुलर हैं तो वो आगे आएंगे। जब आप किसी को भी वोट देते हैं तो ये नहीं देखते कि उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, या उसकी जो है वो इल्मियत क्या है। डेमोक्रेसी तो बराबर कर देती है ना सबको, मैं और आप बराबर हैं। आपने कानून पढ़ा हुआ है, आपको पता है सब चीज़ों का, लेकिन मैं अपनी कोई भी उसी किस्म की राय दे दूं और मैं कहूँ नहीं जी आप गलत कर रही हैं, तो आपका सारा पढ़ा लिखा सब किया का वो क्या धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल, तो सब बेकार हो जाता है। इल्म वाला और बगैर इल्म वाला ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ये कुरान में लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी कहती है नहीं बराबर है, तो मामला खराब है भाई। बहरहाल ऐसा ही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबर आजम की तरफ लेके आते हैं बाबर आजम भाई, क्या मैच था, जबरदस्त मैच। पाकिस्तान में मुकाबला नेपाल, शुरू में तो 3-4 खिलाड़ी आउट हो गए, जरा जल्दी हो गए, जरा गड़बड़ हो गई ये मामला। क्या हो रहा है, नेपाल के साथ भी ऐसे खेलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप लगी जी। एक तो इफ्तिखार ने सेंचुरी मारी अपनी पहली, और दूसरी जो है वो सेंचुरी हम सब जानते हैं, 150 रन 151 रन बनाए जनाब बाबर आजम साहब ने, और हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी, हाशिम आमला भी कोई हल्के खिलाड़ी नहीं है, वो भी बड़े तबाहकुन खिलाड़ी हैं, और बाबर आजम भी है उसी तबाही की। कम इनिंग में 19 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड था हाशिम आमला का, और वो बाबर आजम ने बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया भाई। और अच्छा, बाबर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, और अभी एक और रिकॉर्ड है कोहली का, वो तोड़ने वाले हैं अगले मैच में। वो जब 6 रन बना लेंगे तो वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा कोहली का। बहरहाल अच्छा, ये बात खैर बजा तौर पर पाकिस्तान जो हमारे कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो नामवर बैटर है हमारे बाबर आजम साहब, इनकी तो तबाहकुन इनिंग्स होती हैं भाई, जब भी होती हैं कुछ ना कुछ ये ज़रूर करते हैं, और ऐसे करते हैं कि भाई लोगों को हैरान कर देते हैं। रिकॉर्ड्स भी इनके बन रहे हैं। वनडे क्रिकेट में सिर्फ 19 इनिंग्स है, उसमें 102 इनिंग्स में 102, हाँ बिल्कुल 19 सेंचुरियाँ 102 इनिंग्स में। और ये इस बात का सबूत भी है कि भाई बाबर डज इट द राइट वे। और हाशिम आमला की 104 इनिंग्स थी बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड बाबर ने अपने नाम कर लिया है। सिर्फ 8 बरस कबल वनडे क्रिकेट के मैदान में बाबर आजम ने कदम रखा, और उस वक्त बड़ा यंग सा एक क्रिकेटर आया मैदान में, बड़ा नन्ना मुन्ना सा लगता था, और ऐसे लगता था भाई घबराया हुआ तो नहीं है, कहीं कंफ्यूज तो नहीं है, और आके तो फिर बाबर ने
फतह कर लिया, बस फिर बाबर ने फतह कर लिया। और जो इनका वनडे का मैदान फॉर्मेट था उसका मैदान फतह कर लिया। फिर उन्होंने इनिंग्स में 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाकर जनूबी अफ्रीका के बैटर हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर एशिया कप में नेपाल के खिलाफ मैच में उन्होंने 19वीं सेंचुरी बनाई, तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मारूफ बैटर हाशिम आमला को पीछे छोड़कर और ये सब सिलसिला अपने नाम कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको हम मज़ीद अगर हम बताएं बाबर आजम के हवाले से, तो उनके अलावा विराट कोहली का अवैस ने जिक्र किया कि डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स। हाँ, तो जब उन्होंने 19वीं सेंचुरी बनाई तो उन्होंने इन सब खिलाड़ियों से कम इनिंग्स खेलकर 19 सेंचुरियां बनाई हैं जी। ये है अब बाबर आजम का पहला नंबर जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दे दिया है। बिल्कुल। और विराट कोहली ने 124 जो मैचेस खेले थे उसमें इतनी सेंचुरियां बनाई थी। डेविड वार्नर ने 139 में, और एबी डिविलियर्स ने 171 इनिंग्स में ये कारनामा सरअंजाम दिया था। और बाबर आजम ने अच्छे खासे कम उसमें कर लिया ये, तो स्पीड बाबर आजम ने अच्छी पकड़ी भी। बिल्कुल, शहबाज स्पीड से चल रही है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर जो है बाबर आजम पहले नंबर पर आ गए हैं। और बाबर आजम ने 5353 रन बना रखे हुए हैं अपने, उसमें डालते जाते हैं ये रन। हाँ। और इतनी इनिंग्स के बाद हाशिम आमला के पास जो रन थे वो थे 5165, और सर विवियन रिचर्ड्स के जो थे वो थे तकरीबन 4624 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कौन, और शायद इसी तरीके से जो है आगे लोगों ने सबके इससे कम थे भाई, सबके इनसे कम थे। हाँ, तो फिर बताने की क्या जरूरत, हमारा टाइम क्या जाया करना, एयर टाइम जाया हो रहा है नाजरीन। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर की बात कर रहे हैं हम, और बाबर आजम विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने के करीब है, जो कि अवैस ने तो आपको बता दिया। अब उसका इंतजार करते हैं कि वो ये कब तोड़ते हैं। और ये था जी बाबर आजम का कमाल। यस यस यस, बाबर 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 बाबर, इस तरीके से जाएंगे आप और अगले मैच में नारे लगाएंगे। ये है असल चीज़, आवाम लगाती हुई होगी बिल्कुल नारे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है अब अगला मैच, और अगले मैच में पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे श्रीलंका में कैंडी में। तो देखते हैं क्या होता है। ये है कड़ाकेदार मुकाबला। सैटरडे को मैं करूंगा छुट्टी, अच्छा। नहीं आऊँगा। बिल्कुल, पहले बता दिया मैंने। ठीक है जी, उसके बाद जो करना है किसी को भी वो कर ले। हाँ, मैं नहीं आऊंगा सैटरडे को, कांटेक्ट ना करें, मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, मैं पूरा दिन बैठ के मैं मैच देखूंगा। अच्छा, एक और क्रिकेट से रिलेटेड एक स्टोरी है। हाँ। नेपाली जो क्रिकेटर हैं हम उनके बारे में भी बता दें। बिल्कुल, 238 रन से वो हारे तो हैं, और उस मैच से कबल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया था। फहीम अशरफ पाकिस्तानी ऑलराउंडर जो है वो नेपाल के खिलाड़ी हैं प्रतीश, उनको उन्होंने खिलाया मुल्तानी सोहल मुल्तान प्रतीश होंगे वो, प्रतीश पता नहीं अब ये प्रतीश, चलो प्रतीश कह देते हैं, ठीक है। प्रतीश भाई को उन्होंने खिलाया मुल्तानी सोहन हलवा, क्योंकि मुल्तान में ये मैच हो रहा था। हाँ। तो उनको बड़ा पसंद आया और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज, तुमने बड़ा आइटम खिलाया, जबरदस्त खिलाया। फिर उन्होंने फहीम अशरफ से कहा, पूछ ली रेसिपी तो रेसिपी नहीं पूछी, उसने कहा आपको कभी नेपाल के खाने खिलाएंगे, आपने इतनी मेहमान नवाजी की हमारी, तो हमारा भी फर्ज है, हम आपको खिलाएंगे जबरदस्त नेपाल के खाने। अच्छा, फिर बातों बातों में प्रतीश ने टॉस के मुतालिक पूछा, तो फहीम ने कहा भाई हम टॉस जीत गए तो हम बैटिंग करेंगे। फिर बाद में उन्होंने वजाहत की कि और ये तो मैंने तो कहानी दे दी, इसको अपना गेम प्लान सामने रख दिया। फिर बाद में उसने कहा यार ये तो मैंने बाउंसर करा दिया, गलत कर दी, जरा ये गुगली हो गई मेरे साथ, तो फैसला कप्तान ने करना है भाई, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, ये तो मैंने पूरा गेम प्लान उसको दे दिया। उसको बिल्कुल सही बात है। तो सामने वाली टीम को खुद जज करना होता है या खुद फैसला करना होता है कि हम क्या करेंगे, और अगर सामने वाली टीम ये करेगी तो फिर हमने क्या करना है। हाँ, तो ये बहरहाल इंटरेस्टिंग है, कैसे एक लाइटर मजेदार मोमेंट था। आप बताएं भाई क्या हुआ अगला पेमरा के ड्रामे के साथ? हमने कल जो इतना बड़ा सेगमेंट किया उसके साथ क्या हुआ? हमने इतना बड़ा सेगमेंट किया, उसके बाद एक खुशाइन बात यह है कि पेमरा ने रियलाइजेशन दिखाई है उस फैमिली की तरफ जो कि उस मोटरवे रेप केस के सर्वाइवर्स हैं, और पेमरा ने उस ड्रामा सीरियल को कर दिया है ऑफ एयर। ड्रामे का नाम क्या है? ड्रामे का नाम है हादसा, और हादसा के नशर करने पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये ड्रामा सीरियल जो सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ होने वाला जो हादसा था उस पर बनाई गई है। कहा यह जा रहा है कि भाई वो तो कह रहे हैं कि नहीं बनाई हमने इसके। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी लगती हैं कि वो उसी वाक़े से इंस्पायर्ड हैं और उसकी तरफ इशारे कर रही हैं। और जो मुतासरा खातून हैं उन्होंने शिकायत की थी कि ये सीरियल उनकी ज़िंदगी पर मुनहसर है, उनकी ज़िंदगी पर बनाया गया है और उनकी इजाज़त के बगैर बनाया
गया है वाइल शी वाज रिकवरिंग फ्रॉम द ट्रॉमा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हमारी बड़ी काबिल वकील है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोटा साहब के ज़रिए पेमरा में कार्रवाई की दरख्वास्त की और कंप्लेंट उन्होंने फ़ाइल की। उस कंप्लेंट पर अहमद पनसोटा साहब के मुताबिक खातून इस ड्रामे की वजह से इस सदमे में हैं, उनकी फैमिली भी जो है वो परेशान है और मारूफ सहाफ़ी फरिया इदरीस से मुतासरा खातून ने रब्ता किया था और इसी वजह से कल भी हमने जब बात की तो फरिया इदरीस साहिबा से ही की, क्योंकि उस वक्त भी जब ये वाक़या पेश आया था तो फरिया वॉज द वन जो उन खातून से राब्ते में थी और उन खातून का कॉन्फिडेंस जो था वो फरिया के पास ज़्यादा था। फिर ये मामला सोशल मीडिया पर भी ज़ाहिर है हाईलाइट हुआ, नादिया जमील साहिबा ने भी इस पर बड़ी ट्वीट की, उन्होंने अपना भी ज़ाहिर है एक नाखुशगवार एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन ये है कि हुआ ये है कि पेमरा ने इस कंप्लेंट पर नोटिस लिया और पेमरा ने इस ड्रामा हादसा को जिसको हम कहते हैं बैन, तो वो बैन कर दिया, एयर नहीं हो सकता वो ड्रामा। और इस चीज़ की हमें थोड़ी सी, मुझे एक्चुअली पर्सनली ये लगता है कि देखें किसी वकील को जाके ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हर किस्म के रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। देखें हमारे यहाँ ड्रामों की ये भी कवायद व ज़वाबित मौजूद है और पेमरा ने दिए हुए हैं। ज़ाहिर है कि एक लड़का और लड़की कमरे में अगर खड़े हैं, कोई कमरे का सीन है, किस हद तक करीब वो खड़े हो सकते हैं, हर चीज़ की मतलब उन्होंने बताया हुआ है। फिर जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको आप एक कमरे में अगर पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से करना है, कौन से ऐसे अंदाज होने चाहिए कि जो चीज़ आपने नहीं दिखानी है जिससे कि मतलब हमारी माशरती अक़दार जो हैं वो मुतासर हो सकती है या कुछ भी। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पेमरा के पास मौजूद हैं। पेमरा की अपनी टीमों को चाहिए, हमें या किसी टीवी चैनल को बैठकर प्रोग्राम करने की या किसी वकील को कंप्लेन देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पेमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है और पेमरा का अपना ये काम होना चाहिए कि पेमरा ऑटोमेटिकली देख रहा हो, मॉनिटर कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, आई एम श्योर करते भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर नोटिस होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, कंप्लेन आ जाती है। कंप्लेन का सिस्टम भी तो इसीलिए है ना कि भाई अगर आपको लग रहा है एज अ व्यूअर कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप बता दें, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ मैं बैठ के मॉनिटर करूँ। आपको लग रही है बुरी, आपने बताया, बात ये कि एक्शन हुआ, वो एक्शन होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो एक्शन ज़रूरी है क्योंकि हम फिर बहुत मरतबा बहुत सारी चीज़ों की वो क्या होता है जज्बात ले लेते हैं, बह जाते हैं जी, और फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ यार ठीक है जो करना है करो। मीडिया बेसिकली बुनियादी तौर पर कर ये रहा होता है कि माशरे की बाउंड्रीज को पुश कर रहा होता है, बाउंड्रीज को ओपन कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ख़राबी की तरफ जा रही होती हैं। तो इसीलिए रेगुलेशन ज़रूरी तो है, रेगुलेशन के बगैर कोई माशरा चल नहीं सकता। और आप बड़े बड़े आज़ाद माशरे भी देखेंगे, बरतानिया का ऑफकॉम इज़ सच अ रेगुलेटरी बॉडी के उससे लोगों की टांगें थर-थर कांपती हैं। कोई बना, इवन प्रोड्यूसर्स वो एक्शन तो बाद में लेते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो उन प्रोजेक्ट्स को काम कर रहे होते हैं, जिन पर वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू करने वाले लोग हैं, जो सोच रहे हैं, आइडिया राइटर्स वगैरह, वो सब भी ऑफकॉम के रेगुलेशंस के मुताबिक ही उस चीज़ को बनाते हैं और लेकर चलते हैं। उनको पता है अगर ये नहीं करेंगे ऑफकॉम विल टेक इट डाउन। बिल्कुल। चलो जी, एक और खबर की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ और भारत की जो प्लानिंग है जरा वो देखें कि वो क्या क्या प्लानिंग करता है, कहाँ से वो सोच के आइडियाज लेके आता है। सोच के तो आता है आइडियाज, लेकिन वो आइडियाज ज़ाहिर है दुनिया के सामने आते हैं। अब मिस वर्ल्ड जो है, मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट होता है वो क्या होता है, दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून के इंतखाब का एक मुकाबला है। बहरहाल फजूल सा एक मुकाबला होता है, वैसे तो इस पर हम कभी बात कर लेंगे बाद में अलग से, लेकिन चले भाई ये होता है मुकाबला, ठीक है। अब इस बार ये होना है मुकाबला भारत में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने भारत वालों ने कहा कि जी इसका फाइनल हम कहाँ करवाएंगे, मकबूजा कश्मीर में। जी मकबूजा कश्मीर में, जिसको वैसे ही आपने एक सब जेल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आप सहाफियों को आने नहीं देते, कोविड के दौरान आप लोगों को आने नहीं देते, कोविड के दौरान आप लोगों को इलाज तक नहीं मुहैया करने दे रहे थे, वो अस्पतालों तक नहीं रसाई थी उनकी मुमकिन। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर जो जुल्म सितम का बाजार जो गर्म है वो हम सबको पता है और पाकिस्तान तो इस बारे में आवाज़ उठाता ही रहता है। तो अब भारत ने ये फैसला किया है कि हम मकबूजा कश्मीर में मिस वर्ल्ड का फाइनल करवाएंगे। बुनियादी तौर पर क्या दिखाना है दुनिया को कि जी आओ ये बिल्कुल सही जगह है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सुकून है, अमन है, शांति है वहाँ पर। और ये जो प्रोपेगेंडा होता रहता है हमारे खिलाफ कि हम वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, देखो नोबडी इज प्रोटेस्टिंग, इस तरह की बातें होंगी, कुछ नहीं बिल्कुल। तो मुतादिद जो मुस्लिम ममालिक है वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और इस बार भी ये ममालिक मुमकिन ये है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और मिस वर्ल्ड के मुकाबले में दुनिया के 140 ममालिक की ख़वातीन शिरकत करेंगी और भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में इस मुकाबले के जो मुख्तलिफ राउंड्स हैं वो होंगे। नवंबर और दिसंबर के दरमियान ये मुकाबला होगा। अब देखते हैं होता क्या है। ये बड़ा एक
गड़बड़ बेसिकली किया है। बस उन्होंने अपनी तरफ से अपना पत्ता फेंका है उन्होंने, और उन्होंने अपनी बड़ी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, जिस तरह से कि वो अपनी ग्लैमर इंडस्ट्री को और जो शोबिज इंडस्ट्री है या जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको करते रहते हैं। तो ये भी उसका एक नया एंगल है जो वो लेके आए हैं। लेकिन ये है कि उससे जुल्म और ज्यादतियां छुपती नहीं है। वो एक हद तक शायद लोग उसको ओवरलुक कर देंगे, जरा कुछ अरसे के लिए इसी पर बात होगी कि वो देखो भारत ने तो इसको इस खित्ते में इस जगह पर ये इवेंट मुनक्किद कराया, लेकिन फिर इवेंचुअली रियलिटीज की तरफ लोग वापस पलट के आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो ये होगा। बिल्कुल। एक और बड़ा काम हुआ है भाई, बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग काम हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। भावल नगर में लगा हुआ है जी फ्लड रिलीफ कैंप, ठीक है जी, और सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए वहाँ पर जो है वो सारे इंतजाम किए हुए हैं। वहाँ पर एक खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और उस बेटे का नाम उन्होंने रखा है सैलाब खान। जी, कितना क्यूट नाम रखा है उन्होंने, सैलाब खान जी। भावल नगर का जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पर इस सैलाब से मुतासरा खातून है। बड़ा कैंप जो है वहाँ पर खुशी का समा था, सबने बड़ा खुशी का मुजाहरा किया भाई, सबने मुबारकबादें दी। और वहाँ पर जब बच्चे की पैदाइश हुई तो खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ उन्होंने बेटे को जन्म दिया और उनके वालिद साहब ने मिठाई भी तकसीम की और उन्होंने जो नाम दिया है बच्चे को वो है सैलाब खान। ये क्या, इसकी आप देखें मंतक देखें, कोई क्या ये होता है। अक्सर कहते ये हैं कि भाई आपकी जो कम्युनिटी है आप लोग इस तरह नाम रखते हैं कि भाई ये फलाना खान फलाना खान फलाना खान। तो अक्सर जो कनेक्शंस हैं वो हमें बड़े वियर्ड लग रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो बड़े क्यूट कनेक्शंस हैं। अभी पिछले दिनों साहिब खान का हमने बताया था, जिन्होंने चेयर लिफ्ट में लोगों को बचाने की काविशें की थी और फिर उनको जाहिर है वो मुलाजमत दी गई और इनाम दिया गया, तो वो उनका नाम साहिब खान था। इसी तरह मंगल बाग था और होते हैं इस तरह के नाम होते हैं। एक मैं एक ऐसे शख्स को भी, मतलब मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन एक इलाके में एक शख्स था जिसमें के हुआ करता था एक डिप्टी कमिश्नर, और वो डिप्टी कमिश्नर का काम बड़ा अच्छा था, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे उस इलाके में। बहुत मतलब कमिश्नर खान नहीं, उस डिप्टी कमिश्नर के नाम पर वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रख दिया। अच्छा, तो मतलब उसके भी एजाज में, उससे मोहब्बत और उसके एतमाद में, जो कि असल डिप्टी कमिश्नर वहां पे मौजूद था। और कहते हैं कि उसका कनेक्शन लोगों के साथ इतना स्ट्रांग था कि वो कहता था कि भाई मुझे आप बताएं जो भी आपका मसला हो। वो ये मोहब्बत भी है और एक कनेक्शन भी है ना कि भाई वो सैलाब के दौर में पैदा हुआ था तो सैलाब खान रख दिया ताकि उससे कनेक्शन रिलेटिविटी रहे। चलें जी, बहरहाल इंटरेस्टिंग है जी, जबरदस्त, मुबारक हो जी इनको और अल्लाह ताला इनको जो है वो अच्छी जिंदगी अता फरमाए। आज वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। क्रिकेट की ही दुनिया से एक और ख़बर आई है, लेकिन वो ज़रा अलग किस्म की खबर है। गीट विल्डर्स की हम का नाम सुना होगा। गीट विल्डर्स जो है बुनियादी तौर पर ये एक डच पॉलिटिशियन है और बेसिकली ये एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियन है जो कि हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है। इसकी बहुत सारे बयानात, बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे जो मैंने सुने हैं और इंतहाई गुस्ताखाना बदतमीज़ाना इस शख्स का लहजा होता है और हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और इस तरह की ये बातें करता रहता है। अब मामला ये है कि सब जानते हैं कि ये बंदा जो है वो ये हरकतें करता है और इसका ये हेट मॉन्गर है और बड़ा पॉपुलर, लेकिन ये वहाँ पर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में इसका एक बड़ा नाम है वहाँ पर। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर, जी पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने कहा कि जी इनको कत्ल कर दिया जाना चाहिए और खालिद लतीफ़ उन पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम है। और खालिद लतीफ़ साहब ने कहा कि जी मैं दूंगा कोई 21,000 पाउंड यूरोस, यानी 18,000 पाउंड के करीब ये रकम है, जो भी बंदा इस शख्स को कत्ल करेगा। और अब इस शख्स के ऊपर, यानी कि खालिद लतीफ़ साहब के ऊपर चल रहा है जी मुकदमा कि ये आपने बड़ी गलत बात की है और इस हवाले से अब मुकदमे का सामना करना पड़ा है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब मौजूद हैं जो कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट टू न्यूज़ के, और ये हमें द हेग से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भवेश भाई। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ज़रा इस मामले का आगाज़ बताइएगा कि किस तरह से हुआ ये धमकी, या ये एक तरह से जिसको कहेंगे कि लोगों को इस चीज़ के लिए राग़िब करना कि भाई अगर तुम में से कोई इसको मारेगा तो मैं उसको इतने पाउंड्स वगैरह दूंगा। ये सारे मामले का आगाज़ किस तरह हुआ, कब हुआ? ये एक्चुअली 2018 के अंदर जो खिरद बिल्डर्स है इसने एक कार्टून कंपटीशन कराने का ऐलान किया था
आपको शायद याद हो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी ये, और इसने कहा था कि ये बिल्कुल नेक्स्ट जी, पार्लियामेंट के अंदर एक कार्टून कंपटीशन कराएगा गुस्ताखाना किस्म के कार्टून्स का। तो उसके रिस्पांस के अंदर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो उस दौरान ये जो वीडियो है खालिद लतीफ़ की, ये सामने आई थी। तो बाद में जो है उसने प्रेशर में आके जो है ये जो कंपटीशन था इसको तो कैंसिल कर दिया। लेकिन इस वीडियो को की वजह से जो जी। है वो उसने ये केस दायर किया था अदालत के अंदर। और ये कोई नई बात नहीं है इस शख्स के लिए, क्योंकि इसकी सारी जो पॉलिटिक्स है वही हेट के ऊपर बेस्ड है, और एंटी इस्लाम इसकी जो सेंटिमेंट है लोगों का उसको यूज करता है। तो ये इसकी टोटल पॉलिटिक्स ही इसके ऊपर बेस करती है। तो इससे पहले भी एक पाकिस्तानी को सजा हो चुकी है जो कि प्लान कर रहा था इसको कत्ल का, जो जिसने फ्रांस से ट्रैवल किया था, तो वो ऑलरेडी जेल के अंदर है। तो ये जो शख्स है इसका मोटिव यही होता है, इसकी जो आप समझ लें कि जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं पर्पस के लिए ये इस तरह की चीज़ें करता रहता है, और इसी से ही इसकी जो आप समझ लें कि पब्लिसिटी होती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इसकी पॉलिटिक्स में, वरना इसके पास कोई और जो इकोनॉमी या कोई और। तो अब ये जो केस है ये कहाँ तक पहुँचा है और इसमें क्या डिमांड किया जा रहा है खालिद लतीफ़ के खिलाफ? इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये बेसिकली वन साइडेड केस है, यानी कि इसमें खालिद लतीफ़ ना तो पेश हुए हैं और ना ही उनको जो क्या कहते हैं उसको अदालत की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है, ना उन्होंने रिसीव किया है। तो ये वन साइडेड एक केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो नेदरलैंड्स का, उसने 12 साल की सज़ा का जो है वो डिमांड की है कि अगर इनको कन्विक्ट किया जाता है तो इनको 12 साल जेल की सज़ा सुनाई जाए। तो ये फिलहाल स्टेटस है, और सितंबर में इस केस का जो है वो फैसला मुतवक्की है। तो और अगर अब ये इनकी वन तरफ साइडेड से हाँ सॉरी वन साइडेड केस है तो कैसे इसमें सजा होगी? क्योंकि अगर दूसरी पार्टी को बुलाकर Defend वो नहीं कर रही सुनेंगे वो नहीं, अपने आप को, हाँ। डिफेंड करने का मौका ही नहीं होगा, तो फिर भी सजा हो सकती है क्या? मेरा ख्याल है कि उनको इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है कि क्योंकि लेकिन इनके पास कोई उनका एड्रेस नहीं है। दूसरा जो नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा मौजूद नहीं है कि जिससे आप इस तरह के जो लोग हैं जो मुलजिम हैं उनका तबादला किया जा सके या उनको कॉन्टेक्ट किया जा सके। तो वो प्राइवेटली उस तरह की एफर्ट की गई है, लेकिन ऑफिशियल लेवल के ऊपर क्योंकि ऐसा कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, इसलिए उनको कोई इस तरह का नोटिस जो है वो नहीं भिजवाया जा सका। तो सजा वन साइडेड तो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए या उनको अरेस्ट करने के लिए जब तक वो नेदरलैंड्स नहीं आते या किसी ऐसे मुल्क में नहीं जाते जहां पर नेदरलैंड्स का कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद है, तो उस वक्त तक तो उनको पाकिस्तान से तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, मुआहदा नहीं है। सही है। अब खालिद लतीफ़ साहब जो हैं उन इसके ऊपर कोई वर्जन आया है? अभी तक तो उनका कोई चीज़ सामने नहीं आई इस तरह की। पाकिस्तानी किसी चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे हम बात करते हैं नेदरलैंड जो है वो बड़ी एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पर ये इस तरह का पॉलिटिशियन अपने ख़यालात आज़ादी से फैलाता है और उसकी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ इसी नफ़रत के गिर्द घूम रही है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या नेदरलैंड्स की जो हुकूमतें हैं या वहाँ की जो अदालतें हैं या वहाँ की जो सोशल एक सोसाइटी जो है, वहाँ की सिविल सोसाइटी जिसे आप कहते हैं, वो एतराज़ नहीं करते कि जो मजहबी चीज़ें हैं उनके हवाले से ऐसी बातें ना की जाए? बिल्कुल होता है। जो खिरत बिल्डर्स है, इसका आप रिकॉर्ड अगर देखें तो इसको अदालत से एक मरतबा सज़ा भी हो चुकी है। मतलब अदालत ने इसको गिल्टी करार दिया था फॉर डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड की स्प्रेड के लिए, क्योंकि इसने जो मोरक्कन मुसलमान हैं उनके बारे में एक बड़ी जो है काबिल एतराज़ स्टेटमेंट दी थी कि वो मोरक्कन्स को की तादाद जो है वो नेदरलैंड्स में वो कम करेगा क्योंकि ये कोई अच्छे लोग नहीं है। तो उस वजह से अदालत ने उसको गिल्टी भी करार दिया था। और लेकिन वैसे ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी,
जब 2010 में इस इलेक्शन में तकरीबन 24 सीटें ली थी 150 के अवान के अंदर। लेकिन अभी जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर इसकी सीटें जो है वो 17 रह गई हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो तकरीबन 70% रह गई है इसकी पहले से। लेकिन फिर भी ये जो इस किस्म के लोग हैं जो रेसिस्ट या जो इस्लामोफोबिया से मुतासर है, वो लोगों को ये अपील करता है। लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके अंदर ये एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर के तौर पे देखा जाता है। और एक बड़ी तादाद जो नेदरलैंड्स के लोग हैं वो इसको अच्छा नहीं समझते, इसको एक रेसिस्ट और एक बड़ा पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन समझते हैं। तो और इस जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे उससे पहले जो तमाम बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने कह दिया था कि अगर हम जब इलेक्शन के बाद इसके साथ किसी किस्म का कोई कोalition बनाने के लिए वो राजी नहीं थे। और इवन अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन है जो नवंबर के अंदर होने वाला है, तो उस वजह से ये जो केस है इसको भी थोड़ी सी हाइप इसलिए मिल रही है कि अभी इलेक्शन के से पहले जो है वो ये कुछ जो है वो अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहा है, क्योंकि ये इसकी टोटल जो मीडिया के अंदर ही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया सही जी। है। डॉक्टर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस केस के हवाले से तफसीलात दे रहे थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसका ताल्लुक है वजीरिस्तान से और उसने एक इंटरनेशनल एनिमेशन कॉन्टेस्ट जीता है। बिल्कुल इंटरनेशनल एनिमेशन कॉन्टेस्ट जी, ये ग्लोबल एनिमेशन कॉन्टेस्ट था। क्या कॉन्टेस्ट था, क्या इसमें मुकाबला था, कैसे जीता, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कामरान साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलें ना, हमें जल्दी से अपना पहले प्रोजेक्ट बताएं कि क्या प्रोजेक्ट था ये, फिर इस मुकाबले पे भी आते हैं कि कितने लोगों ने शिरकत की। लेकिन पहले आपके काम से आगाज़ करेंगे। आपका क्या काम था, क्या प्रोजेक्ट था एनिमेशन में, किस तरह से आपने जिद्दत दिखाई, उनको यूनिकनेस दिखाई जिसकी वजह से ये मुकाबला आपने अपने नाम कराया? हाँ, इस प्रोजेक्ट में यूनिकनेस और ये सब कुछ ये था कि ये एक साई-फाई सिटी थी जो फ्यूचरिस्टिक थी। तो यूनिकनेस तो इसका ये था कि इसमें बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक एसेट्स थे और विजुअल इफेक्ट जो थे वो बहुत अमेजिंग थे और उसके जो ग्राफिक्स थे वो बहुत बढ़िया थे। तो इसी वजह से मेरी जो एनिमेशन थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और आई वाज इन द मोस्ट वोटेड कैटेगरी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपने एनिमेशन सीखी कहाँ से? क्योंकि वजीरिस्तान के बारे में तो हम सुनते हैं कि वहाँ पर तो इंटरनेट नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे नहीं है, तो आपने कैसे ये सीखा? मैंने एनिमेशन को असल में यूट्यूब से सीखा है। वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स थे जिससे मैंने ब्लेंडर को सीखा जो 3D एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर कंपोजिटिंग वगैरह ये सब भी उधर से ही सीखा हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में कोई मसला नहीं है? मसला तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वो एक पहाड़ी सा एरिया है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो मुझे 4-5 किलोमीटर तो सफ़र करना पड़ता है। फिर जब उस जगह में पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मेरा स्कूल भी है और साथ में मेरे भाई का ऑफिस भी है। तो मैं जब स्कूल का टाइम होता है तो स्कूल में अपनी क्लासेस लेने के बाद भाई के पास जाता हूँ, उसके साथ इंटरनेट होता है, तो वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस डाउनलोड करता हूँ अपने लिए बाद में देखने के लिए। फिर उसके घर में जाता हूँ तो वो वीडियोस देखता हूँ, फिर उससे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, और ये बताइए कि आपका जो स्कूल है उसमें है कोई इंटरनेट की फैसिलिटीज़, कोई कंप्यूटर लैब का जहाँ बच्चे कंप्यूटर पे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, कुछ सीख सकें? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे इंटरनेट भी है और कंप्यूटर लैब भी है और यहाँ के टीचर जो है ना वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल का नाम केतु पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिनवाम है और ये एक अमेजिंग स्कूल है।
ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये मुकाबला जो है, हाँ। इस मुकाबले के बारे में बताएं कि इस मुकाबले की क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनली, कितना बड़ा ये मुकाबला है, कहाँ कहाँ से लोग आए थे और किस किस तरह की एनिमेशन थी जिनको आपने बीट किया? हाँ, ये एक इंटरनेशनल मुकाबला था जो कि हर एक मुल्क से ही इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। हमारी जो कैटेगरी थी एनिमेशन वाली, उसमें 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, उससे भी बढ़ रहे थे, लेकिन जितना उन्होंने लोगों ने बताया था कि इससे ज़्यादा हम नहीं लेना चाहते, डेडलाइन ओवर हो चुका था, तो 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने भी अपना आर्ट वर्क शेयर किया था। फिर इसमें 2 कैटेगरीज थे, एक MSI चॉइस अवार्ड था और एक पब्लिक चॉइस अवार्ड था, तो मुझे पब्लिक चॉइस अवार्ड मिला। अच्छा, पब्लिक तो चॉइस। आपने जो चीज़ें बनाई थी उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? साइंस फिक्शन की आपने बात की, साइंस फिक्शन फिल्में तो फिर बहुत देखते होंगे आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक मूवी थी होस्ट इन द शेल, उसको देखने के बाद उनके जितने कुछ विजुअल इफेक्ट थे जो मैंने उससे कॉपी करके अपने वाले में डाल दिए और कुछ नए ऐड किए ताकि थोड़ा यूनिक लगे। अच्छा, तो अब आगे आपका क्या इरादा है? एनिमेशन की दुनिया तो बड़ी वसी है, बड़ी फिल्में बन रही हैं, उसके ऊपर बड़ा काम है। हाँ, मैं फ्यूचर में एनिमेटर मतलब एक मोशन डिज़ाइनर और साथ में गेम डेवलपर भी बनना चाहता हूँ। मैं प्रोग्रामिंग को फिलहाल सीख रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। अच्छा, बिल्कुल सही है। और अगर किसी ने, जो बच्चे देख रहे हो, वो चाहते हैं कि एनिमेशन करें या वो चाहते हैं कि आपकी तरह को गेम डेवलपमेंट में आए, तो उनको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए? हाँ, उनको तो पहले अगर गेम डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो एनिमेशन को ही सीख ले, क्योंकि जो गेम होते हैं ना उसमें तो ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशन होते हैं, तो पहले उससे जाके अच्छी तरह स्टडी करो, अच्छी तरह पढ़ो, उसको मास्टर कर लो, फिर प्रोग्रामिंग सीख लो। डिफरेंट लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग के अंदर, पर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो C# है, जो यूनिटी के अंदर यूज होता है, और ये एक अमेजिंग लैंग्वेज है, ईजी है, और आप इससे गेम भी डेवलप कर सकते हो, आगे बहुत सारी चीज़ें भी इससे कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल सही है। और आपके बाकी बहन भाई जो हैं, उनका भी कोई है इस गेम डेवलपमेंट की तरफ और एनिमेशन की तरफ रुझान, या सिर्फ घर में आप ही हैं जिसको ये शौक है? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा एक भाई है, एक सिविल इंजीनियर है और एक सोशियोलॉजिस्ट है, तो उन लोगों का फील्ड मुझसे बहुत डिफरेंट है, तो मैं ही अपने घर में ही एनिमेशन करता हूँ। तो आप जब ये शुरू कर रहे थे और गेमों के लिए कंप्यूटर पे बैठा करते थे, या भाई के पास जाके ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठ जाया करते थे, घर वाले आपको कहते नहीं थे तुम क्या गेमें खेल रहे हो, खामखा टीवी पे टाइम जाया कर रहे हो, कंप्यूटर पे पढ़ाई करो? हाँ बिल्कुल, ये तो कहते थे, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है। वो लोग सोच रहे थे कि ये बस एक टाइम कंज्यूमिंग चीज है और इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे इसे करना है तो करना है। अच्छा, तो अब जब आपने ये मुकाबला जीत लिया तो कहाँ कहाँ से मुबारकबाद आपके पास आई? बहुत ज़्यादा इलाकों से मुबारकबाद आए, स्पेशली वजीरिस्तान के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत सारे मुबारकबाद पेश किए। मेरे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पर, उन लोगों ने भी कंग्रेचुलेशंस भेज दिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, कोई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, आर्मी चीफ साहब की तरफ से कोई आई मुबारकबाद? हाँ, GOC 7 Day की तरफ से मुबारकबाद आई थी, उन लोगों ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट में दे दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम एज वेल। अरे वाह। अच्छा, उनको कहना लैपटॉप के साथ वो भी दे डोंगल, ताकि इंटरनेट भी चल सके। अच्छा, और सिर्फ अब हमें ये भी बताएं कि अगर हमें एनिमेशन की दुनिया में आगे जाना तो क्या करना होगा? पाकिस्तान को एनिमेशन की दुनिया में आगे जाना है तो क्या क्या करना होगा? पहली बात तो ये होगा कि आपको हमेशा के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो पहले सीखेंगे और जब काम करते हैं उस दौरान भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मॉडल चाहिए होते हैं। अगर आप गेम डेवलप कर रहे हैं तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर कोई तेज काम करना चाहता है, तो उसके लिए अगर आप AI से स्क्रिप्ट जनरेट कर लो, कोड जनरेट कर लो, तो उससे आपका काम बहुत तेज हो जाता है। तो इसलिए पहले तो इंटरनेट की ज़रूरत है। फिर मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला है वो है इंटरनेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आपने बात की कि भाई इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और अब तो 5G की तरह दवाएं।
हाँ बिल्कुल, हमें उस तरफ जाना है। कामरान वजीर खान साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, विनर हैं जी ग्लोबल एनिमेशन कॉन्टेस्ट के, बहुत मुबारक उनको और उनकी फैमिली को। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और हम अपने प्रोग्राम में बड़ी कोशिश करते हैं कि आपसे मुलाकात करवाएं हर डोमेन के बड़े जो ज़बरदस्त लोग हैं, टॉप पर जो लोग हैं उनकी, और अदाकारी, गुलकारी, जैसे हमने फ़ाकिर साहब से मुलाकात करवाई थी, फ़ाकिर साहब से ज़बरदस्त हमारी भी मुलाकात रही। आज अदाकारी की दुनिया से हमने एक नादिर नमूना चुना है भाई। वाह 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 वाह, बिल्कुल, क्या आपका जुमला भी और उस शख्सियत के साथ बराबर बैठा है वैसे जी बिल्कुल। लेकिन इनका हाँ, एक तो होते हैं वो हीरोज़ जो कि पॉपुलैरिटी की तरफ उनका रुझान होता है, अच्छी अदाकारी करते हैं, पॉपुलर होते हैं लोगों में, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत स्मार्ट दिखने वाले लोग, और भाई हीरो पर्सनैलिटी। लेकिन एक होते हैं कैरेक्टर एक्टर्स, वो जब भी कोई किरदार करते हैं वो उसमें जान डालते होता है, हैं, जान डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस कहानी में जान डालते हैं, उन कैरेक्टर्स को प्ले करके कि जिनके साथ वो कहानी आगे चल रही होती है। वो ना हीरो होगा ना वो हीरोइन होगी, लेकिन वो ऐसा एक्टर होगा जो आपको किसी एक ऐसे किरदार में नजर आएगा जिसके बारे में आप सोचेंगे कोई ड्रामा देखते हुए या फिल्म देखते हुए, तो आपको लगेगा कि भाई इस किरदार के बगैर ये फिल्म या ड्रामा नहीं बन सकता था। राशिद फारूकी साहब पाकिस्तान के बड़े मारूफ अदाकार हैं, और आपने उनको मुख्तलिफ जो है वो किरदारों में टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा है। बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने काम किया है, फिल्मों में काम किया है, लाल कबूतर, रामचंद पाकिस्तानी, और इसके अलावा अगर ड्रामों की बात रंग महल, बहुत सारे, बिल्कुल कई, मतलब हमें नाम बताने की जरूरत नहीं है। राशिद फारूकी साहब को आप बहुत सारे ड्रामाज में देखते हैं। राशिद फारूकी साहब पाकिस्तान के मायना अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी तरह आगाज़ करते हैं कि सर आप हैं थिएटर के आर्टिस्ट। अच्छा, जब टीवी के आर्टिस्ट को हम थिएटर के आर्टिस्ट से उसका मुकाबला करते हैं तो हम देखते हैं कि थिएटर का आर्टिस्ट एक बेहतरीन एक्टर होता है, जब भी वो टेलीविज़न पर आता है छा जाता है। तो थिएटर के अदाकारों में ऐसा क्या जादू है, ये बताएं ज़रा दुनिया को। असल में जब आप थिएटर पर प्ले कर रहे होते हैं तो आपको कोई भी किरदार करने के लिए, अदा करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, हाँ, जिसमें आप उस चीज़ को, उस किरदार की बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। और एक आध महीने तक आप वही रिहर्सल करते हैं किसी एक किरदार को तैयार करने की, तो आप भी प्रिपेयर हो रहे होते हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पे अपने किरदार को तैयारी के मरहले को अपने अंदर समाने के लिए। तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। फिर हम जब किसी और मीडियम में जाते हैं, जैसे टेलीविज़न पे या फिल्म में, रेडियो में, तो हम निस्बतन आसान होता है वो चीज़ें करना, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस से गुज़र चुके होते हैं। तो बस यही बात हो सकती होगी, वरना और क्या बात होगी। वैसे तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बुनियादी चीज़ें कुछ होती हैं जो होना चाहिए, जो पैदा की जा सकती हैं एक्सरसाइज के थ्रू। और थिएटर में हमें ये मौका भी मिलता है कि हम जो चीज़ कम होती है हम उसे अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। हाँ। जैसे ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है, कंसंट्रेशन है, रिलैक्सेशन है, ये हम एक्सरसाइज के थ्रू हासिल कर लेते हैं। तो शुरू में जब हमने थिएटर से शुरू किया तो इसी किस्म की वर्कशॉप्स की जिसमें यही एक्सरसाइज हमें सिखाई जाती थी, तो हम अपने अंदर वो चीज़ें हो गई, हमारे अंदर हो गई पैदा। तो जब हमें दूसरे मीडियम पे काम करने का मौका मिला तो हमें ज़्यादा निस्बतन आसान लगा और हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए, ज़्यादा पावरफुल आए, ज़्यादा एक्सप्रेसिव आए। और ये वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। सही, ठीक, बिल्कुल सही वजह है, सही है, सही है, बिल्कुल। अच्छा, आजकल के जो हालात हैं उस पर भी जाहिर है हम चाहेंगे आपका कमेंट लें, फिर आपकी जो किरदार हैं और आपके फेवरेट अदाकार हैं उन पर भी हम बात करेंगे। आजकल के हालात, महंगाई, बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें देखते हुए एक आर्टिस्ट अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? यार, आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इससे, क्योंकि इसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि हम लोग फ्रीलांसर होते हैं। हम वक्ती कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें वो काम करना होता है, तो हमारे पैसे भी किसी एक तारीख़ पे नहीं मिलने होते, यानी कि वो तनख्वाह की तरह नहीं मिलने होते, बल्कि उसकी भी एक वो है कॉन्ट्रैक्ट में, जिस तरह हम पैसों की अदायगी के बारे में हमारे प्रोड्यूसर या हमारी प्रोडक्शन कंपनी कहती है, तो उसको फॉलो करते हैं। तो वो कभी लेट हो जाते हैं, कभी हमारे पास काम नहीं होता,
कम काम होता है तो कम पैसे आते हैं, उसमें गुजारा करना होता है। तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं, निस्बतन और लोगों से ज़्यादा ही होती हैं आर्टिस्ट को। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये कि आर्टिस्ट तबका जो है वो फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहा होता है, तो ये मुश्किल हर उस शख्स को है जो कि जिसकी एक लगी बंदी तनख्वाह नहीं आ रही होती। अच्छा, आपके काम की तरफ आते हैं सर। लाल कबूतर से शुरू करते हैं। लाल कबूतर आपका किरदार था वो इंस्पेक्टर इब्राहिम वाला, बड़ा ज़बरदस्त किरदार, बड़ा पेचीदा किरदार। इस किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे इसकी प्रिपरेशन हुई, कैसे इसकी जो है वो आपने कंसीव किया इसको? ये किरदार मेरे लिए मेरी जो ऑब्जर्वेशंस है इस तरह के पुलिस वालों के लिए, उससे कदर मुख्तलिफ था। मेरे डायरेक्टर ने भी मुझसे कहा कि हमारे लिए ये किरदार एक ब्लैक किरदार नहीं है, बल्कि ये एक ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर है, ठीक है, जो सिचुएशंस में पॉजिटिव होता है और कुछ सिचुएशंस में नेगेटिव होता है। तो मैंने उसी तरह से करने की कोशिश की। उसे बिल्कुल ही ख़तरनाक सा ईवल नहीं बनाना था, बल्कि एक इंसान ही रखना था जो मुस्कुराता भी है, जो मोहब्बत के जज्बे को भी महसूस करता है, जो नफ़रत भी करता है और जो रिश्वत भी लेता है। हाँ। और कभी कभी बहुत सख्त भी होता है जब वो इंतकाम लेता है अपनी बेटी के कातिलों से, तो उस वक्त वो एक और तरह का इंसान होता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र, ये तो किसी भी किरदार को करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सेंसिटिव हैं, चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। मेरी नज़र में कोई भी इंसान बुरा और अच्छा नहीं होता, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में अच्छा और बुरा होता है। बिल्कुल। कभी बुराई हावी आ जाती है और कभी अच्छाई हावी आ जाती है। तो एक इंसान का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, जो कि एक पुलिस वाला भी है और एक बाप भी है और एक शौहर भी है। तो मैं जिस हद तक कामयाब हूँ, आपने तारीफ़ की तो आपको अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा है, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला है, तो यकीनन मैं कामयाब हुआ हूँगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, आपने काफ़ी सारे मनफी किरदार भी किए हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? मतलब आप खुद ज़ाती तौर पर मनफी किरदारों की तरफ राग़िब ज़्यादा होते हैं या आपको ऑफ़र वो किरदार ज़्यादा होते हैं? हाँ, इसकी ख़ास वजह ये है कि मुझे मनफी कैरेक्टर बहुत पसंद है करना। तो अच्छा। जो चीज़ अपनी असली ज़िंदगी में कर नहीं सकता, वो मैं अपने किरदारों में करना चाहता हूँ, उसे रियल लाइफ में प्ले करना चाहता हूँ, तो वो मुझे मौका मिलता है और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से निकलता है, मेरे अंदर से निकलता है, जो मैंने सोचा हुआ होता है, मैंने फील किया हुआ होता है, वो मुझे निकालने का मौका मिल जाता है। वैसे मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो गुस्सा करता हूँ, जो लोगों के बारे में नेगेटिव सोचता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं इमेजिन ज़रूर कर सकता हूँ, जो मैंने लोग ऐसे ज़रूर देखे हुए होते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, ये मेरे लाशऊर में चीज़ें होती हैं जो जिनके बारे में मैंने फील किया होता है, तो वो बताने का मौका मिलता है, वो एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए शायद मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो नेगेटिव करना। अच्छा, हमारी भी एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि आपने अपनी एज को कुछ रोका हुआ है, कुछ चक्कर है, आपको एज सिर्फ छूकर गुजरती है, ये आपकी सदाबहार जवानी का तो राज बताएं थोड़ा। यार, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा। बहुत ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है अपने आप को, और जाहिर है ये जिस्म, ये फिजिक, ये रूह, ये सोच, ये आवाज़ ही तो हमारी हथियार हैं जिनसे हम काम करते हैं, जो हमारे काम में चाहिए होते हैं। तो इनका हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और हम ढीले छोड़ देंगे तो जाहिर है भद्दे हो जाएंगे, कुछ कैरेक्टर्स के लिए नामौजू हो जाएंगे। लेकिन हम फिट होंगे, बुनियादी तौर पे अच्छे फिज़ीक में होंगे, नज़र आने वाली अच्छी फिज़ीक होगी, खूबसूरत चेहरा होगा, तो हाँ, ज़्यादा मौक़े हैं हमारे काम करने के, और इस तरह हम बेहतर काम कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपको एक अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का एक शेड्यूल बनाना होता है, जिसमें कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आपको अपनी फीड का भी ख्याल रखना होता है, डाइट का भी ख्याल रखना होता है, और जाहिर है वो बग़ैर सोचे समझे तो हो नहीं सकती, तो वो सोच समझ के करना पड़ता है ताकि आप देर तक काम कर सकें। जब आप फिट होते हैं तो आप बहुत देर तक काम कर सकते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश है कि अपनी ज़िंदगी को शेड्यूल करूं, एक कायदे कानून के तहत ज़िंदगी गुजारूं। तो सुबह से लेकर रात तक, जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता, जब तक मैं एक शेड्यूल में रहता हूं, और इसी तरह ये बरसों की प्रैक्टिस है।
तो उससे मुझे फ़ायदा होता है। यकीनन मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक और दोबारा मेरे जहन में ख्याल आया कि आप मज़ाहिया किरदार भी जो हैं उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं करते, वो ऑफर नहीं होते या आप खुद करना नहीं चाहते? मज़ाहिया किरदार मैंने किए हैं, काफ़ी सारे किए हैं। जाहिर है वो उतने नहीं हैं जितने मैंने दूसरे किरदार किए हैं, लेकिन मज़ाहिया भी काम किया है काफ़ी, और मुझे जब भी मिलता है मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मेरे पास एक मज़ाहिया सीरियल की ऑफ़र है जो आइंदा दिनों में मैं शायद उसे उसमें काम करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मज़ाहिया करना। उससे क्या होता है कि जो हम सीरियस प्लेस करते हुए एक शख्सियत में सीरियसनेस आ जाता है, उसे तोड़ने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। हम एक जैसे नहीं रहते। जब हम उस सीरियल में इस तरह काम करते हैं, मज़ाहिया काम करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अब ये मज़ाहिया की अपनी अलग अलग किस्में हैं, तो वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा मुस्तकबिल में शायद मुझे और मौके मिले मज़ाहिया किरदार करने। इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, आपका अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप तो बहुत सारे लोगों के फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पसंदीदा फ़नकार मेरे बेशुमार हैं। जितने भी मेरे सीनियर्स हैं सब मेरे पसंदीदा फ़नकार हैं। उनमें से चंद मेरे बहुत ख़ास दोस्तों की तरह के हैं, जिसमें कबीर खान साहब हैं, इरफान खूसट साहब हैं, अभी उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ काम कर रहा हूँ, वसीम अब्बास साहब तो बहुत ही दोस्त हैं। तो इनसे बहुत सारा कुछ सीखने को मौका मिलता है। इनकी बातें सुनने से ही बहुत कुछ आदमी सीखता है। बिल्कुल। तो वही मैं करता हूँ, इनके कदमों में बैठ जाता हूँ, और वो मुझे बेशुमार ऐसी बातें मिल जाती हैं जो आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत मुझे कामयाब भी हासिल करने में मददगार साबित होंगी। इसके अलावा शब्बीर जान साहब हैं, आबिद अली साहब थे, और भी बेशुमार लोग हैं। यंगस्टर्स में मेरे पास मैं फ़ैन हूँ, एक सलीम मेराज एक्टर हैं, बिल्कुल, एक सनिया शमशाद एक्ट्रेस हैं, यंग हैं उनका, और इसी तरह बेशुमार और दूसरी एक्ट्रेसेस हैं। मेरे लिए पसंदीदगी का म्यार उनकी काम की तरफ उनकी सीरियसनेस से होता है, और मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो बहुत दिल से काम करते हैं। तो बहुत सारे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। मैंने अभी भी बहुत सारे नाम ले दिए। सही है, बिल्कुल सही किया। एक नहीं है, बहुत सारे लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और नाम जो आपने लिए वो बिल्कुल पाए के अदाकार हैं सारे, और उनको देखते देखते तो हम भी बहुत एंटरटेन हुए। अच्छा, पीटीवी का जो सुनहरी दौर था, उस दौर में बनने वाले ड्रामों में और आज के दौर में जो ड्रामे हैं वो आपको कैसे लगते हैं? क्या फ़र्क आपको नज़र आता है दोनों में? मुझे सिर्फ इतना ही फ़र्क नज़र आता है कि पीटीवी के ड्रामे पुराने वक्तों में के थे, जब कम फैसिलिटीज़ होती थी, और आजकल के ड्रामे बनने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। फिल्मिंग का फ़न भी काफ़ी तरक्की कर चुका है। उस वक्त इतना पीटीवी पे बहुत महदूद किस्म के सेट्स होते थे, और उन पे 3-4 कैमरों से शूट्स होता था। अब बिल्कुल बाहर जो हम काम करते हैं वो फिल्म की तरह का काम होता है। चाहे हम ड्रामा भी कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्निक फिल्म की होती है। एक कैमरा होता है, उस पर हम शूट करते हैं, उसी से हम शूट करते हैं, तो वो टेक्निक फिल्म की है। मेरा ख्याल है कि जैसे कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है, इसी तरह ये फिल्मिंग का फ़न भी तरक्की करा है, ड्रामे ने भी तरक्की की है, यकीनन तरक्की की है, लेकिन कुछ मेयार में आगे पीछे ज़रूर हो गया होगा। जैसे कि पूरी हमारी सोसाइटी पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ नहीं जा रही। ऐसा ही है। ऐसा ड्रामा भी शायद थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, लेकिन कमर्शियलिज्म का भी तो इसमें बड़ा किरदार है। उसने ड्रामा और फिल्मों को किस तरह मुतासिर किया है? उसने तो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अब पहले हमें जैसे पीटीवी के ज़माने में हमें जो हमारी जो कास्टिंग होती थी आर्टिस्ट की, तो वो उस सतह पे होती थी। वो लोग करते थे जो बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते थे, पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स होते थे। अब हमारी जो कास्टिंग होती है वो मार्केटिंग एजेंसीज करती है, जिनका एक मोटो होता है चीज़ बेचना। अब जाहिर है बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं कि वो उस आर्टिस्ट को नहीं लेते जिस आर्टिस्ट में वो कैपेसिटी होती है उस कैरेक्टर को करने की, बल्कि वो उस आर्टिस्ट को बुक कर लेते हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो कि जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं इंस्टाग्राम पे, या जो ज़्यादा मशहूर होता है किसी भी वजह से, तो उसको मौका मिलता है। अगर वो उस आर्टिस्ट को बुक करते जो कि ये कैपेसिटी रखता है इस कैरेक्टर को
उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को करने की, तो वो कैरेक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। तो बस यही चीज़ें हैं कि वो कास्टिंग में कमर्शलिज्म हमारे कास्टिंग को मुतासिर कर रहा है, हमारे मेयार को मुतासिर कर रहा है। तो ये बात ज़रा थोड़ी सी खटकती है, लेकिन काम तो करना है, तो करना पड़ता है। काम तो करना है, बिल्कुल काम तो करना है, और काम आपने भरपूर किया। अच्छा, वो जो भरपूर काम किया उसमें आपका यादगार तजर्बा, कौन सी फिल्म, कौन सा मोमेंट ऐसा जो आपको हमेशा याद रहेगा? वैसे मैंने 2 बड़ी फिल्में की हैं अब तक। एक रामचंद्र पाकिस्तानी की थी कोई 10-12 साल पहले, और अभी 3-4 साल पहले मैंने लाल कबूतर की है। इसके अलावा कुछ फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर किए हैं, लेकिन इन दोनों फिल्मों का तजुर्बा मेरा शानदार रहा है। अच्छा। जो रामचंद्र पाकिस्तानी थी वो इंटरनेशनल फिल्म थी जी, और उसमें काम करने का भरपूर मौका था। एक ऐसा किरदार प्ले करना था जो कि मैं नहीं था, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा, और उस किरदार में भी हर सीन में सिचुएशन डिफरेंट हो जाती थी, तो वो काम करने के मौके उसमें बहुत ज़्यादा थे। तो वो तैयार करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और उस पर भी मुझे अवार्ड मिला था इंटरनेशनल। और ये लाल कबूतर जो आपने देखी होगी, तो इसमें मैं एक शहरी इंसान था, लेकिन इसमें भी मुझे काम करने के मौके थे कि वो एक ऐसी सिचुएशन से गुजरता है। इसमें मुझे होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मैं जो एक्टर होता है उसकी मेमोरीज़ जो होती हैं वो उसकी असास होती हैं। तो मैं क्योंकि शहर में रहा और ये कैरेक्टर भी शहरी था, तो बहुत सारी चीज़ें तो मेरे अंदर पहले से मौजूद थी जो मुझे सिर्फ प्ले करनी थी, तो होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। अच्छा। लेकिन एक संजीदगी इस वजह से कह लें कि जो फीलिंग्स थी उनको बड़ी बारीकी से प्ले करना था, कि वो नेगेटिव इंसान था, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो मैंने पहले आपको बताया, वो चीज़ें इस तरह की थी कि उन बारीकी से करना था, तो वो करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि दोनों ही मेरे लिए यादगार किरदार है। सही। और सर, शादी भी यादगार होती है इंसान की ज़िंदगी की, तो शादी के बारे में कुछ थोड़ा बताएं ना हमें, कि शादी आपकी मोहब्बत की हुई, मोहब्बत शादी के बाद आपको हुई, क्या हुआ? क्या हुआ? यार वो मेरी शादी बिल्कुल अरेंज शादी थी, अरेंज मैरिज थी। मेरी माँ ने मेरी शादी की, माशाल्लाह। और शादी के बाद मुझे अपनी बीवी से बेनता मोहब्बत हो गई, और वो अब तक बरकरार है। मेरी एक बेटी है और जिससे मैं और ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और लाइफ बहुत सेटल है। हम लोग मेरी बीवी भी काम करती है, वो प्रोफेसर है, मैं एक्टर हूँ, और मेरी बेटी जो है वो तालीम हासिल कर रही है। ठीक है, क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी हैप्पी फैमिली माशाल्लाह। लेकिन अब एक और सवाल जहन में आया सर, कि अदाकारी आपने भरपूर की, बड़े सालों से की, दहाइयों पे मुहित आपका अदाकारी का करियर है। सियासत का कोई प्लान है? आजकल तो लोग बड़े सियासी हुए हैं हमारे यहाँ, भी सियासत में आए हैं, और सियासत में आने का आपका कोई इरादा है, या कभी किसी सियासी जमात ने आपको दावत दी है? नहीं यार, देखो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा शोबा नहीं है। मेरा जो शोबा है मैं उसमें रहना चाहता हूँ। मुझे एक किसी किरदार के बारे में मालूमात करके, किसी किरदार को प्ले करके बहुत सुकून मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं वही करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। सियासत मेरे नज़दीक सिर्फ इतनी ही है कि मैं इतना सियासी हूँ कि जब इलेक्शन होगा और सब पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो देंगी, तो मैं उनको पढ़ूंगा, उनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको वोट कर दूंगा, और उसके बाद मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं खामोश तमाशाई होऊंगा। फिर मैं अगर गलत ये फैसला हुआ मेरा, तो मैं भुगतूंगा और उस पर एहतजाज नहीं करूंगा, और अगर मेरा सही फैसला हुआ तो उस पर खुश हूँगा। बस ये बात हुई ना सही, कि वोट तो एटलीस्ट देना चाहिए हम सबको भाई। हम सब ज़बानी सियासत ना करें, वोट दे जाकर। जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं उस पार्टी को जाकर वोट दें, सब निकलें वोट देने के लिए। फाइनली सर ये बताइए, अच्छा क्योंकि ये आपने सियासत वगैरह वाली बात की, बहुत सारे लोग आजकल नौजवान खासतौर पर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, हालात देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई हमें बाहर जाना है, उनको क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है ये सारे लोग जो है ना प्रोपेगेंडा से मुतासिर हैं। हालात ज़रूर, हम इक़्तिसादी तौर पे बहुत बुरी हालत में हैं, लेकिन इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। हम काम नहीं करते, हम सरकारी मुलाजमत ढूंढते हैं और उसके बाद काम नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सरकारी मुलाजिम है तो फिर उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मतलब मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल यही है कि हमें बहुत नीचे से काम शुरू करना पड़ेगा, बजाय के ऊपर से काम शुरू करने के। हम अपने बच्चों को भी रॉन्ग साइड जाके स्कूल छोड़ रहे होते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या बना रहे होते हैं? सारी ज़िंदगी के लिए वो रॉन्ग साइड रहते हैं और रॉन्ग हो जाते हैं।
वो हम सोचते नहीं। तो हम इस सारी चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, और इसका हल इस मुल्क को छोड़कर भाग जाने में नहीं है, अपने आप को सही करने में है। जो डॉक्टर, जो तालीम याफ्ता इंजीनियर्स हैं, उनको ज़रूर है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, सेकंड क्लास शहरी बन जाओ किसी और मुल्क में जाके। भाईजान, स्ट्रगल भी एक चीज़ होती है, जद्दोजहद करो, लड़ो और रहो और अपना हक हासिल करो। इस मुल्क को छोड़ने, ये मुल्क ही तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसी मुल्क ने तुम्हें दिया है। अगर कहीं खोट है तो वो तुम्हारे अंदर भी हो सकता है। आप अपनी सोच को बदलें, आप पॉजिटिव हों ताकि इज्तिमाई तौर पे लोग पॉजिटिव हों। इंडिविजुअल ठीक होगा तो इज्तिमाई तौर पे भी ठीक हो जाएंगे। तो मेरा उन सब लोगों से ये इल्तिमास है कि अपने आप को रिव्यू करें, अपने आप के बारे में सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम एक जालिम को छोड़ के दूसरे जालिम को अपने लिए मुंतखब कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये किसी एक बात की बात नहीं है, मतलब ये हल नहीं है छोड़ के जाना। हल यही है कि यहाँ रहते हुए, सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। इस मुल्क को से नफरत ना करें, इस मुल्क में रहें, इसी को बदलें। इसी को बदलें, यही हमें इस मुल्क के लिए काम करना है कि हमें इस मुल्क में रहना है और इसको बदलना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर, वाकई आपने दिल जीत लिया ये बात करके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राशिद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अदाकारी भी और ज़माना भी, दोनों चीज़ों पर अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे थे। ये होता है एक आर्टिस्ट जो दिल से बोलता है, आर्टिस्ट ऑब्जर्व करता है, तभी तो वो स्क्रीन पे आके किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान में चंद खवातीन पार्लियामेंटेरियंस ऐसी हैं जो असेंबली के फ्लोर पर खुलकर बात करती हैं। उनका एतमाद और सियासी समझ-बूझ जो है वो बहुत से मर्दों से भी, जो कि मर्द पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे भी बड़ी बेहतर है। बहुत इफेक्टिव स्पीकर्स होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। अब इनको हम डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा कहेंगे क्योंकि इनकी थीसिस जो है वो ज़ाहिर है मुकम्मल हुई, PhD इन्होंने कर ली है। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस में वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने शोबे कानून में डॉक्टरेट किया हुआ है। डॉक्टर साहब आप कहेंगे, डॉक्टर साहिबा कहेंगे, और हमारा होपफुली कानून का निज़ाम जो है वो भी बेहतर करने में नुमाया किरदार होगा इनका। इन्होंने बाकायदा सियासत का आगाज़ 2007 से किया था, जब इन्हें वज़ीर आला सिंध का मुशीर मुकर्रर किया गया था, जो कि ज़ाहिर एक मिनिस्टेरियल पोजीशन थी। 2013 से 2023 तक वो रुकन सूबाई असेंबली सिंध रहीं और मुख्तलिफ महकमों की वजारत का कलमदान इनके सपुर्द रहा। और पीपल्स पार्टी की सियासत का बड़ा भरपूर दिफा करती हैं। आजकल पीपल्स पार्टी जो है वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, और इस हवाले से जो है वो भी हम बात करेंगे इनसे। शर्मिला फारूक, डॉक्टर शर्मिला फारूक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। अब तो आदत हो गई है, वैसे पहले से ही आदत हो गई है डॉक्टर साहिबा कहने की। इतनी बिजी लाइफ के साथ, जिधर फैमिली भी है, जाहिर है पॉलिटिक्स भी है, और इतनी बिजी पॉलिटिक्स है हमारी, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ये पढ़ाई का और फिर PhD जैसे एक महाज का कैसे टाइम शाइम आपने निकाला? क्या इरादा कैसे था फिर? थैंक यू शिफा एंड ओवैस। आई एम ओवरवेल्म्ड एक्चुअली। मैं हमेशा से चाहती थी कि लॉ के अंदर डिग्री हासिल करूं, तो मैंने LLB किया, LLM किया। और जब मेरे बेटे की ख्वाहिश हुई तो पापा ने मुझे एक्चुअली इनकरेज किया कि आई थिंक यू शुड गो राइट टिल द टॉप एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग योर PhD। तो मुझे लगा कि मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चा उसी वक्त छोटा था और ज़ाहिरी बात है सियासत भी थी, घर गृहस्थी भी थी, हर चीज़ थी। लेकिन आई थिंक वो जो एक इंकरेजमेंट जिसकी ज़रूरत होती है ना, दैट वन लिटिल पुश, वो पापा ने मुझे दिया। सो आई स्टार्टेड, टेस्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई। मुझे एक अरसा लंबा इसलिए भी लग गया बिकॉज बीच में सियासत भी थी, फिर बीच के अंदर आई वॉज ऑल्सो ट्रेनिंग टू बी अ थेरेपिस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हुई। छोटा बच्चा आपको पता है कि पालना आसान काम नहीं होता, ख़ास तौर पे वालदा पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। सो माशाल्लाह मेरा बेटा जो है, बेटा 5 साल 4 महीने के, और 5 साल 4 महीने बाद मुझे फाइनली PhD की डिग्री जो है वो मिल गई। सो आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव अर्नड। ये कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो कभी दे दी जाए, कभी ले ली जाए। दिस इज़ समथिंग दैट विल स्टे विथ मी टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ।
और यू नो आई फील ये तो क्रेडिट फिर आपके अल्हम्दुलिल्लाह, लेट वालिद साहब को जाता है जो कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया कि आपसे किया इस चीज़ की तरफ। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल आपकी खबर जब आई तो हमें भी ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई। पापा ने कभी भी जिंदगी में मैंने भी लाइफ में बड़ा लेट शुरू किया, लेकिन लॉ की तरफ मैं भी राग़िब हो गई थी। ये बताएं शर्मिला, आपने प्रैक्टिस की तरफ सोचा कभी प्रैक्टिस करने का, या वकालत बाकायदा तौर पे अदालत में प्रैक्टिस करना? जी, सियासत में आने से पहले मैंने दो साल प्रैक्टिस की है और आई लर्नड यू नो गोइंग टू द कोर्ट्स, किस तरीके से लोअर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। आई एम एनरोल्ड एज अ लॉयर इन द हाई कोर्ट। अब तो मेरी खैर एनरोलमेंट इज़ देयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, वो भी हो जाएगी। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली इसे पढ़ा, प्रैक्टिकली इसे किया भी, मुझे शौक़ था। और सिंध असम्बली के अंदर भी, क्योंकि मैं लेजिस्लेशन इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है ये करना, लेजिस्लेशन। Sindh Child Marriages Act 2013 was my legislation and Sindh has a distinction कि पूरे मुल्क में वाहिद सूबा सिंध है जिसमें ये एक्ट जो है वो नाफिज है, और किसी और सूबे में और वफाक के अंदर जो है ये कानून नहीं आ सका। सो ये हमेशा से मेरा एक पैशन भी रहा है एंड आई एम सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड। और इसमें ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला का साथ है, मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं, और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की, सब उनके बगैर तो नहीं हो सकता था। अगर वो कहते नहीं तुमने नहीं पढ़ना, सारा बच्चे पालने हैं और घर चलाना है, तो मैं नहीं कर पाती। सो आई थिंक वो जो एक सेइंग होती है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, आई ऑल्सो फील बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर आर फ्यू मैन। देयर इज अ मैन। बिल्कुल। अच्छा शर्मिला, एक सवाल और जहन में आया कि आपने कहा कि अगर हस्बैंड कह देते कि मैं भाई बच्चे पालो घर बैठो, तो मैं ना कर सकती। शर्मिला फारूकी को बतौर एक खातून जिसने कि डॉक्टरेट कर ली, लॉ प्रैक्टिस किया, सियासत की, थेरेपिस्ट अब हो गई हैं माशाल्लाह से, शर्मिला फारूकी को कोई अगर कहे, और ये मैं हस्बैंड की या वो फेमिनिज्म वाली बात नहीं कर रही या मिसोजिनिस्टिक कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ शर्मिला फारूकी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने का तरीका क्या है? मतलब क्या आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से कहें, ज़रा रोब डाल के कहें, या प्यार से कह देंगे तो वो मान जाएगी, या फिर शर्मिला को मनाना इज़ अ बिग नहीं, नामुमकिन भी है। नहीं शिफा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मुझे प्यार से समझाएं तो मैं समझ जाती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सर्टन प्रिंसिपल, सर्टन थिंग्स दैट आई वांट टू डू, वो मैं करती हूँ, चाहे मुझे कोई समझाए या ना समझाए। और मेरे साथ शुरू से ऐसे रहा। जब पापा थे तो पापा हमेशा प्यार से कहते थे कि करना है तो करो, इट्स योर चॉइस। ही वुड ऑलवेज से इट्स योर चॉइस, अपनी चॉइस करो। मुझे कभी नहीं कहा जाता था वकालत करनी है या MBA करना है या सियासत करनी है या लॉयर बनना है, मुझे चॉइस दी जाती थी, इट्स योर चॉइस, यू मेक द डिसीजन। So since the very beginning, alhamdulillah, I've been blessed to have a father who always gave me the choice कि जहाँ मैं अपना डिसीजन खुद कर सकूँ। हस्बैंड से कभी कभार थोड़ी सी मेरी चिपकलिश होती है कि यू नो ही इज़ वेरी ओपिनियनेटेड, आई एम वेरी ओपिनियनेटेड, तो उसमें कभी होता है, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई प्रिवेल। एब्सोल्युटली। अच्छा सही सही है, बस ठीक है, ये तो होना है, ये तो होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, अवैस को ये बात पसंद नहीं आई। क्या किस यूनिवर्सिटी से किया, थीसिस क्या? नहीं, ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही है, मेरे साथ भी यही है। बेगम इज ऑलवेज राइट। और क्या, ये तो यहाँ अवैस बैठ के सवाल पूछते हैं, घर में तो बेगम इज ऑलवेज राइट। बिल्कुल, हम गवाह हैं इसके, बिल्कुल। हाँ, शिफा लाइक्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, और मुझे लगता है शिफा आप भी मेरे जैसी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे जैसी हूँ, मेरी बड़ी डिफरेंट फील्ड्स रही है। लोग मुझे कहते हैं भाई तुमने अभी ये किया है तो इस चीज़ में आगे बढ़ो, अब ये दूसरा क्या शुरू कर रही हो। लेकिन ये है कि आई फील कि आपको एक औरत को एम्पावर करती है उसकी तालीम, हमेशा आपको आपकी तालीम लेकर आगे चलेगी। कभी तालीम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कभी आपके दिल में ये नहीं आएगा मैंने टाइम जाया किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इफ यू हैव अ फादर हु इज सपोर्टिव, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि अपनी बेटी, ज़ाहिर है अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है भाई, बहुत बहुत ज़रूरी है, वो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। PhD के बारे में बताएं। That encouragement is a must. Absolutely. अच्छा, ये जो PhD है आपकी, ये कहाँ से है और इसका थीसिस क्या है बुनियादी? अवैस, मैंने PhD की है कराची यूनिवर्सिटी से, और मेरे थीसिस का उन्वान है जेंडर जस्टिस। हमारे मुल्क में बिलखुसूस आप देखते हैं कि किस तरीके से ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, चाहे वो वर्क प्लेस के ऊपर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो इनहेरिटेंस राइट्स के हवाले से हो,
रेप केसेस हमने देखे हैं, ख़वातीन के साथ अब्यूज़ देखी है, हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन को ख़ास तौर पे मुतासर करती हैं। सो माई रिसर्च वाज ऑन द फैक्ट कि हमारे मुल्क में ख़वातीन का क्या स्टेटस है, क्या होना चाहिए, क्या लेजिस्लेशंस हैं, क्या लकूनाज हैं, क्या लेजिस्लेशंस इन फ्यूचर होनी चाहिए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या फुकदान है और क्या होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सके। और मैं समझती हूँ कि दिस इज़ समथिंग विच वॉज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। I wanted to research on this, I wanted to collect the data, I wanted to फिर कुछ comparisons हैं फिर different South Asian countries के वहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, किस तरीके से हम इस सिस्टम को, सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, कि जेंडर इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं टू बिकम अ टॉलरेंट सोसाइटी। सो ये वो चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे रिसर्च करने में मज़ा भी बहुत आया। आई फाउंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन डेप्थ जाके मुझे रिसर्च करनी पड़ी जिसके मैंने बहुत कुछ सीखा एक्चुअली इस रिसर्च के दौरान। आई लर्नड सो मेनी थिंग्स जो शायद सुपरफिशियली आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जब आप वाकई इन डेप्थ किसी चीज़ में जाते हैं तो वो आपको समझ आती है कि इसके पीछे क्या अनासर है, कि ये इशू क्यों सामने आ रहा है, किस तरीके से हमारे मुल्क के, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे मुल्क के अंदर पहले कुरान शरीफ से शादी करा दी जाती थी औरतों की, उसके ऊपर कानून साजी की गई। सो ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारे मुल्क में बेहतरी आई है। हम ये कहते हैं ना कि नहीं ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, डेफिनेटली हो रही हैं। अब लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, अब इट्स नॉट अ टैबू टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, लेकिन साथ साथ आई थिंक असेंबलीज ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यस। हाँ, अच्छा, थेरेपी एक चीज की तरफ मैं आना चाहूंगा, थेरेपिस्ट भी है। अच्छा, थेरेपिस्ट। सिर्फ क्विकली मैं ये जानना चाहूँगी, थेरेपी जो आप करती हैं, थेरेपिस्ट भी हैं आप, वो किस डोमेन में करती हैं और कौन से ऐसे होते हैं चीज़ें जो आप एड्रेस कर रही होती हैं थेरेपी करते हुए? शिफा, आई डिड माई डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और ये मैंने कोविड के दौरान शुरू किया। कोविड में मुझे कुछ लोगों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने इनवाइट किया कि जूम के ऊपर आप आके बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से। दिस इज़ समथिंग जो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है जो फोर फ्रंट पे आ गया। पीपल नाउ टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ इशूज़। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं या आपको किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस और मैंने क्लासेस ली, मैंने पढ़ी, समझा कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग हो सकती है, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं ज़िंदगी में जो इन लेटर लाइफ दे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज। सो अगेन दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी एंड नाउ आई फील आई एम अ बेटर पर्सन। मेरी अपनी भी काउंसलिंग होती है, क्योंकि जब आप एक थेरेपिस्ट बनते हैं तो सबसे पहले आपकी अपनी काउंसलिंग होती है, आपकी अपनी थेरेपी होती है। इट हैज़ काम्ड मी डाउन, आई थिंक आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर नाउ। और इसी तरीके से क्लाइंट्स को डील करना और उनसे बात करना और उनको हेल्प करना थ्रू थेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक नाउ दिस शुड बी taken up at the government level or across Pakistan. This is very very important. हमारी कौम को भी इस वक्त थेरेपी की ज़रूरत है। सारी चीज़ें बड़ी टेंशन में है हमारी कौम आजकल, तो वो थेरेपी लोग कह रहे हैं इलेक्शन से होगी। तो वो इलेक्शन के हवाले से कुछ हमें बताएंगी कि क्या क्या चाह रही है पीपल्स वो पार्टी? भी एक क्यों जरदारी साहब, बिलावल साहब खामोश हैं? 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अवैस, पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी खामोश नहीं है। अभी हमारी CC की मीटिंग हुई थी जिसमें एब्सोल्युटली इस बात के ऊपर सबको बावर कराया गया कि इलेक्शंस आइनी तौर पे 90 दिन के अंदर होने चाहिए, उससे एक दिन ज़्यादा इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हमारा डेलीगेशन भी ECP से मिला है, वहाँ पर भी इस बात को बावर कराया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर अ प्रोग्रेसिव एंड टॉलरेंट पाकिस्तान। हमें माशी इस्तेकाम चाहिए, हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। इलेक्शन खुदा ना खास्ता डिले होते हैं तो मज़ीद बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। और जो आप हालात देख रहे हैं वगैरह उनकी वजह से, तो फिर देखिए हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। यही हमारे डेलीगेशन ने भी बात की और यही आइन भी कहता है कि हल्का फ्रेश डिलिमिटेशंस आर नॉट अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपके इलेक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ योर प्रायोरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बारहा कहा गया है, 3 जगहों पे कहा गया है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए। उससे बाहर आप निकलते हैं तो आप गैर कानूनी, गैर आइनी काम कर रहे हैं। सो ये नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही। एटलीस्ट टू पीपल्स पार्टी।
बिल्कुल सही है जी. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ सेड इट. शर्मिला फारूकी हैज़ कंफर्म्ड इट. और डॉक्टर शर्मिला फारूकी नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी. PhD डॉक्टरेट इन्होंने कंप्लीट कर ली है कानून में, और अब ये एक इफेक्टिव तरीके से आएंगी ऐवानों में और ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगी और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करेंगे. इसी के साथ लेंगे एक वक्फा. वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक और बड़े स्पेशल मेहमान से. स्टे विद अस. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. किर्गिज़स्तान वो मुल्क है जो कि कदीम दौर की शारा रेशम का मरकज़ी हिस्सा था और पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं. पाकिस्तान के 30,000 से ज़ायद तलबा वहाँ पर मेडिकल साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं. आबादी इस मुल्क की सिर्फ 70 लाख है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आज है इस मुल्क का 32वां यौम आज़ादी, और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं किर्गिज़स्तान के सफ़ीर जो कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 साल से मौजूद हैं, जनाब ओलंपिक तोताइफ साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. Welcome to the show and happy Independence Day, sir. Thank you very much. Thank you for inviting me. It's an honor. It's an honor for us. Yeah. So, can you tell us about the relationship between Pakistan and Kyrgyzstan? How far does it go? Kyrgyzstan and Pakistan, very close brotherly Muslim countries. We have very deep history. If you know Mughal Empire. Yes. Zahriddin Bobur originated from Osh city, from Kyrgyzstan, and also we have many similarities in tradition, mentality. I think also Urdu language is mixed with Turkish, Arabic, and Persian language. I think some Kyrgyz language. Words are there. Yes. Okay. Yes. It's badrang, naan. Naan. Very important. Right. So if somebody from Pakistan, for example, if I and Awais are going to Kyrgyzstan, what are the tourist attractions that we should go to, the must visits? Kyrgyzstan is very beautiful country, and Kyrgyzstan, I think heart of Central Asia, and in 90-95% territory is mountains, and if you visit capital in Bishkek, you can see around Bishkek many interesting areas and mountains. 20-25 kilometers from Bishkek, you can see very beautiful touristic destination in Kyrgyzstan. Great. Okay, so you've spent around 4 years in Pakistan now? No, only 2 years. Okay, 2 years. 2 years. Okay, so what were your activities during these 2 years, and what initiatives have you taken? Last few years we organized 4 Kyrgyz-Pakistan Business Forum, 2 in Bishkek in Kyrgyzstan and 2 in Pakistan. One business forum we organized in Islamabad. We invited more than 50 big companies from Kyrgyzstan, and today bilateral trade between our countries is increasing, growing up. I think today in 5 months is trade turnover around $12 million. Okay. $12 million. Yeah. So what are the business opportunities? Yeah, what are the exports, imports, what are the commodities? In Kyrgyzstan and Pakistan, I think agriculture countries. We imported from Pakistan some agriculture products, is mango, some citrus products, and some textile products from Pakistan. Kyrgyzstan also today imported to Pakistan some agriculture, is beans, dry fruits, and some leather products. And are there more opportunities in other areas also? Yes, today we have very good opportunities for cultural humanitarian sphere. In Kyrgyzstan, we have more than 12,000 Pakistani students. They are studying mostly medical universities. In May 2023, this year we organized Kyrgyz Cultural Day in Gilgit-Baltistan. Oh wow! Yeah. Amazing. So, and also talking of Gilgit-Baltistan, what parts of Pakistan have you visited, and how did you find Pakistan and Pakistanis?
Pakistan very beautiful, very close country for us because I mentioned about many similarities in tradition, language, and also in Gilgit-Baltistan we have today more than 2,000 Kyrgyz ethnic people. They live in near this Gilgit. One village is, I think, named Imit, in Imit village. Okay. Imit village. Yeah. So, and which parts of Pakistan have you been to? I have been in many cities and provinces. I've been many times in Lahore, Karachi, Gilgit-Baltistan, Bahawalpur, very historical city. Yes, very historical. Yeah. Yes. So good. Also, one more important thing. What about the independence of Kyrgyzstan? What is the history behind that independence struggle, the movement? Kyrgyzstan have deep history. We first Kyrgyz ethnonym it was in 3,000 years ago. Okay. Very deep history. This chronicle it was in Chinese transcription Kyrgyz Kyrgyz nation, and today 32nd independence anniversary day, and Kyrgyzstan. I think you know all Central Asia countries, Russia and CIS countries. Yes. It was one country. It's USSR. Yes. After USSR. Yeah, USSR. Yes. After 1991, on the 31st August 1991, we gained independence. And what are the future projects that you wish that we should, both the countries should work on together? Today we have huge opportunities for trade, cultural, humanitarian cooperation. In political sphere, we last 2 years we organized many high-level visits to Pakistan. Also, many high-level persons visit to Kyrgyzstan. And inshallah, this year we organized. We'll organize GMC Joint Ministerial Commission meeting in Kyrgyzstan. Okay. Thank you, Your Excellency. Thank you for coming to the show. Thank you. Very happy Independence Day to you. Thank you very much. I invite you to participate today evening. Inshallah. Yeah, Yes. We definitely try to come and celebrate the independence with you. Please. Thank you. Thank you so very much. Thank you. नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे. उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे